दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अंतरिम सरकार की गठन अंतरिम सरकार गठन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। इसका जितना भी क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्म में है, सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से व्याख्या किया जाए क्वेश्चन को। एक टॉपिक आपका अंतरिम सरकार का है और दूसरा टॉपिक है भारत विभाजन। ठीक है, दोनों टॉपिक को आज लिया गया है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत में दोनों टॉपिक है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर है। तो इसे आप देखना ना भूलें और पूरा वीडियो को देखिए। और जितने भी क्वेश्चन को लिया गया है बहुत इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, या तो पूछा गया है या फिर पूछने की संभावना पूर्णतः है। तो आप लोग देखिए पूरा वीडियो को। अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्रत्येक वीडियो का आ सके। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अंतरिम सरकार के गठन जो 1946 में हुई थी और दूसरा टॉपिक है भारत विभाजन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो 1946 में जो सरकार का गठन किया गया था, उस सरकार में पहली जो कैबिनेट का बैठक हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में अध्यक्षता किसने किया था, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो उस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता जिसने किए थे उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे JNL। क्योंकि इस सरकार की या इस अंतरिम कैबिनेट सरकार की जो मुख्य नेता हैं, जिसे कुछ पद मिला था, जो मुख्य रूप से है वो जवाहरलाल नेहरू ही है। तो इसीलिए उस कैबिनेट की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नाम दिया है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया था, साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया था। सिराज गोपालाचारी, ठीक है, इनका नाम दिया हुआ है, जिसे शिक्षा मंत्री दिया गया था। और राजेंद्र प्रसाद इसे मिला था, याद रखेंगे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो इस प्रकार सभी को कुछ न कुछ मंत्रालय मिला था, लेकिन अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकारी गठन हुई थी उनके बारे में तो जानना ही है। उससे पहले याद रखेंगे कि कांग्रेस द्वारा वायसराय वेवेल से मिले। ठीक है, और वेवेल ने 12 अगस्त, याद रखेंगे, 12 अगस्त 1946 को एक अंतरिम सरकार गठन करने के लिए निमंत्रण दिया। ठीक है, और इसी अंतरिम सरकार गठन करने के लिए 24 अगस्त 1946 को एक कांग्रेस की बैठक हुई, जहां पर नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन की घोषणा किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, वेवेल ने निमंत्रण दिए 12 अगस्त 1946 को। कांग्रेस की बैठक होगी 24 अगस्त 1946 को, जिसमें से पंडित नेहरू को नेता चुना जाएगा। अंतरिम सरकार की गठन किया नेता चुना जाएगा और नेता इसके नेतृत्व में सरकार गठन किया जाएगा। और इस सरकार गठन जो होगी वो होगा 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, कब होगी, याद रखेंगे, 2 सितंबर 1946 को सरकार की गठन होगी। इस प्रकार 12 अगस्त सरकार द्वारा निमंत्रण देना, 24 अगस्त नेतृत्व की बात किया जाएगा और 2 सितंबर 1946 को सरकार की गठन होगी। अगला क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, बड़ा अच्छा बात है, कौन सा विभाग था। इससे पहले ए में दे रखा हुआ है विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, तो ये किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, जवाहरलाल नेहरू यानी JLN। ठीक है, पहले मैं N लिख दिया था। ये किसके पास था, तो बलदेव सिंह। ठीक है, बलदेव सिंह के पास था। अब यहाँ पे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय यही थे राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, इनके पास यही था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। ठीक है, मैंने अभी बताया कि ये रक्षा मंत्रालय के पद पे थे। ठीक है, बलदेव सिंह। चुंदरीगढ़ ये वाणिज्य, ठीक है, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए व्यक्ति, वाणिज्य मंत्रालय। आसफ अली, ठीक है, आसफ अली आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो आसफ अली रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, और अब्दुल रब निस्तार इनके पास जो मंत्रालय था वो मंत्रालय था संचार। ठीक है, संचार मंत्रालय था। इस प्रकार याद रखेंगे जो रेल मंत्री किसके पास था, तो आसफ अली के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह था। ठीक है, विभाग दिया गया था लियाकत अली खान को, वो कौन विभाग था, याद रखेंगे वित्त मंत्रालय। ठीक है, लियाकत अली वित्त मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय मैंने अभी बताया बलदेव सिंह। गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल और विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रकार करके विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, वित्त मंत्री लियाकत अली खान और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था, तो देखिए ये तो थे। अब यहाँ पर दो में फंसने वाली बात है, अली जहीर और भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन दोनों पर फंसने वाली बात है कि कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो नहीं थे वो तो बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले याद रखेंगे जब मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे उससे पहले कांग्रेस के कुछ सदस्य शामिल थे। इनमें से शरद चंद्र बोस, साफत अहमद खान और सैयद अली जहीर। ठीक है, जब ये मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में आ गए, शामिल हो गए, तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिए। ठीक है, तो इस प्रकार जो इस्तीफा दे दिए तो इसका मतलब अली जहीर भी थे पहले, बाद में मुस्लिम लीग आने के बाद ये इस्तीफा दे देंगे। ये कांग्रेस का व्यक्ति है। ठीक है, मुस्लिम लीग का आने के बाद ये कांग्रेस से सरकार से इस्तीफा देकर अलग हट जाएंगे, उसी की जगह में मुस्लिम लीग का मेंबर आएंगे अंतरिम सरकार में। ठीक है, जो नहीं था वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंतरिम सरकार में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। ठीक है, बाद में आएंगे, अभी नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मुस्लिम लीग ने दो जगह सरकार बनाई थी, लेकिन खुद सरकार नहीं, इसने सपोर्ट किया था। ठीक है, कहाँ कहाँ, बंगाल और पंजाब में। ठीक है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, याद रखेंगे कृषक प्रजा पार्टी को समर्थन दिए थे और सरकार बनाए। पंजाब में यूनिस्ट पार्टी को समर्थन दिए और मुस्लिम लीग ने समर्थन दिए और सरकार बनी। लेकिन होता यूँ है कि बंगाल में जिस कृषक प्रजा पार्टी को मुस्लिम लीग साथ देते हैं, समर्थन देते हैं, और एक गठबंधन के साथ 1946 में सरकार बनती है। इस सरकार का मुख्यमंत्री कौन थे, फजलुल हक थे। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर अब बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल का अलग गठन करती है, यानी फजलुल हक को हटाकर मुस्लिम लीग स्वतंत्र रूप से एक मंत्रिमंडल गठन करती है, और ये सरकार 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहते हैं पंजाब में, और इसका प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। ठीक है, इसका प्रधानमंत्री एच.एस. सुहरावर्दी थे। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखेंगे बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार गठन किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी, यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है, के लिए सुनिश्चित किए थे।
मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि जिस प्रकार सरकार की रवैया था उससे ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान अलग इंडिया से नहीं होगी, ठीक है, भारत से अलग नहीं होगी। तो इसने क्या किया, 16 अगस्त 1646 को डायरेक्ट एक्शन प्लान डे घोषित किए, ठीक है, घोषित किए, क्योंकि वायसराय ने भी इस बात का इनकार कर दिए थे कि आपको इंडिया में ही रहना है, अंतरिम सरकार में शामिल होना है, आपको अलग से पाकिस्तान दिया नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी को लेकर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और इसमें कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, सबसे ज़्यादा जो घटना घटी वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा दंगा फैला वो है नवाखली, ठीक है, नवाखली। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत में जो मुस्लिम लीग ने एक मतलब कोशिश किया गया कि इससे पाकिस्तान को अलग, मतलब भारत से अलग किया जाए पाकिस्तान को, तो शायद आगे चल के कामयाब भी हो जाएंगे। और इसी नवाखली दंगा के बाद हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार कहते हैं कि अब जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे, किंतु हम विभाजन चाहते हैं। एक तो अंतरिम सरकार में शामिल हो गए, लियाकत अली को अच्छा मंत्रालय दिया गया, वित्त मंत्रालय, कि सरकार के साथ सहयोग कर ही नहीं रहे थे। कोई भी जब भी कोई काम करना है तो पैसे की आवश्यकता पड़ता है, चाहे वो किसी सेक्टर में काम किया जाए, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति को भी काम करना है तो रुपया की आवश्यकता पड़ता है, सरकार को काम करना है तो रुपया की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब रुपया की आवश्यकता पड़ रहा है और लियाकत अली वित्त मंत्री हैं और वो मुस्लिम लीग का मेंबर हैं, उस आधार पर सरकार में शामिल हुए थे, तो जब वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से और पूरे इंडिया में दंगा फैला हुआ है, तो हमारे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहें कि अब मैं चाहता हूं कि विभाजन हो, जिन्ना चाहे या ना चाहे ये अलग बात है, किंतु अब हम चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो, पाकिस्तान अलग हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पहले मैं टॉपिक के बाद बताता हूं कि ये टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। यानी अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कोशिश तो जरूर किया जाएगा कि भारत को विभाजन ना हो, लेकिन मेरा अंतिम प्रयास के बावजूद भी भारत विभाजन हुआ। तो उसी प्रकार किस प्रकार विभाजन हुआ और स्वतंत्रता कब मिली, ये सारा क्वेश्चन उससे लिया गया है, ये सारे MCQ के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, इंग्लैंड में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो रही थी या हुई थी, उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, ठीक है। लेकिन इससे पहले, सरकार से आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्लीमेंट एटली, याद रखेंगे क्लीमेंट एटली जो उस समय सरकार में आए, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, कब से कब तक थे, तो याद रखेंगे 1945 से 1951 तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री के तौर पर क्लीमेंट एटली रहे। तो ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो पार्टी है लेबर पार्टी, ध्यान रखेंगे लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो मैंने अभी बताया कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। इससे पहले विंस्टन चर्चिल थे, याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल थे। और तो याद रखिएगा कि उस समय जब हम स्वतंत्र हो रहे थे उस समय हमारे देश ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए, क्यों आए, तो ऑप्शन ए में है कि भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेषताओं के साथ, ठीक है। तो आपके मन में चलना चाहिए कि लॉर्ड माउंटबेटन क्यों आए थे यहाँ पर, ठीक है।
तो जो इनको वहाँ से संदेश दिया गया था, आदेश दिया गया था, आदेश ये था कि आप जाइए भारत और यथासंभव कोशिश कीजिए भारत को संयुक्त रखने के लिए, ठीक है, यानी बंटवारा ना हो, ठीक है, बंटवारा ना हो। तो हमारे यहाँ 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान देकर कहा कि हम भारत का सत्ता हस्तांतरण करेंगे। याद रखेंगे कब करेंगे, तो जून 1948 में, ठीक है। ये कब की बात कहा गया, क्लीमेंट एटली ने कहे 20 फरवरी 1947 को कहें, ठीक है, ठीक है, कहें सत्ता हस्तांतरण करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि कह दिया कि संविधान का जो निर्णय, अगर आप तब तक ये इस बात का निर्णय नहीं लिया जाएगा कि अंग्रेजी अधिकार किसके पास दिया जाएगा, ठीक है, तो शक्ति सौंपने के अधिकार अंग्रेज़ों के पास होगी, ध्यान रखेंगे किसको देंगे, ये बात उसने साफ साफ नहीं कहा। और इसी बीच में मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद की शपथ दिलाई और उसे भारत भेज दिया गया। और इसे कोशिश करने के लिए कहा गया कि यथासंभव कोशिश कीजिए कि भारत एक ही रहे, भारत की बंटवारा ना हो, कोशिश करने के लिए कहा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, ठीक है। तो आपको पता है क्रिस मिशन कब आए थे, 1942 में, वेवेल 1945 में, माउंटबेटन 1947 में। इससे पूर्व एक और है कैबिनेट मिशन 1946 में, ठीक है। तो जो आधार बनी वो आधार है माउंटबेटन योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो कब पारित किया गया, ये वाली क्वेश्चन है, पारित कब किया गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब माउंटबेटन को लगा कि संभव नहीं है, जब माउंटबेटन यहाँ पर मार्च 1947 में आए, तो मार्च 1947 में आने के बाद माउंटबेटन को लगा कि अब भारत का एक ही उपाय है कि बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि इसके बिना कोई संभव नहीं है, ठीक है। तो माउंटबेटन ने एक योजना तैयार किया और इस योजना को 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद के यहाँ रखा गया और इसे ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया, ठीक है, पेश किया गया। पहला पेश होगा हाउस ऑफ कॉमन्स में। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में जब पेश होगा वो दिन होगा 15 जुलाई 1947 को, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो पेश होगी वो दिन होगा 16 जुलाई 1947 को। इन दोनों जगह पर 15 और 16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों जगह में पेश होकर पास हो जाएगी, और पास होने के बाद 18 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे 18 जुलाई, ठीक है, 1947 को ब्रिटिश प्रधान ये राजा के पास जाएगा और ये विधेयक पूरी तरह से राज्य की स्वीकृति मिल जाएगी। कब मिलेगी, 18 जुलाई 1947 को। इस प्रकार द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में पारित हो गया, ठीक है। डेट याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया, ठीक है, या डेट रखिएगा, ठीक से याद रखिए डेट को, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया, ठीक है, और इसके बाद इसे 4 जुलाई 1947 को संसद के समक्ष दिया गया, प्रधानमंत्री को दिया गया कि आप इसको दोनों सदनों में पास कीजिए। तो पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में, याद रखेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स में 15 जुलाई को पेश हुआ और पास भी हो गया, ठीक है, 1947 को, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसी विधेयक को 16 जुलाई को पेश हुआ और पास भी हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो 4 जुलाई को संसद के पटल पर रखा गया विधेयक 15 और 16 जुलाई को दोनों सदनों में पास होकर 18 जुलाई को राज्य की स्वीकृति यानी वहाँ के राजा को
रजा से स्वीकृति मिल गया। और इस प्रकार हमारे देश को जो हमारा जो एक एक्ट था, वो एक्ट आपको यहाँ पर है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये एक्ट जुलाई 1947 में पास हो गया, ठीक है। और इस प्रकार हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? अभी मैंने बताया 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ठीक है, तो सार्वभौम सत्ता जो सौंपा गया भारतीयों को, तो उसका नाम किस नाम से जाना गया, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो याद रखेंगे, ये नाम है माउंट बैटन योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंट बैटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? ठीक है, तो माउंट बैटन योजना की घोषणा कब हुई थी सरकारी तौर पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैंने अभी बताया आपको कि माउंट बैटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी, और यही विधेयक, इसी योजना को एक विधेयक बनाकर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के रखा गया, और 15-16 जुलाई को दोनों सदनों में पास हुई, और 18 जुलाई को राज्य की स्वीकृति मिल गई, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा 3 जून 1947, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कारण दिया हुआ है अंग्रेज भारतीय नहीं, अंग्रेज क्या होगा यहाँ पर सेकेंड, ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो ये दोनों बातें सही है, और इसका सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज यानी इंग्लैंड पूर्णतः दुर्बल कमज़ोर हो चुका था। वो अपने देश को बचाता कि हमें बचाता, ठीक है। इसी और भारत में पूर्णतः दंगा फैल चुका था, तो उसको उस दंगा से निपटना भी अंग्रेज के बस की बात नहीं था। इस वजह से अंग्रेज ने सोचा कि क्यों ना भारत को छोड़ दिया जाए, ठीक है, हवाले कर दिया जाए। तो ये बातें सही है कि जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त हमको हुई, उस समय अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वार में निर्बल दुर्बल हो चुके थे। इस तरह आपका आंसर ए सही होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगला कथन कारण मतलब क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, ठीक है, और कारण कहता है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभुता संपन्न शासक ने की। आप बताइए इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है? याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत की ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, ये कोई बात नहीं है, बेकार है, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र भारत में जनरल गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभु संपन्न सरकार ने, शासन ने की, ये बात सही है। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा डी, जो ए गलत है और आर सही है, ठीक है, और आर सही है। इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक की राज्य की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मैंने अभी कितना बार बोल चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि माउंट बैटन योजना 3 जून को 1947 को सरकार को दिया गया था। 4 जुलाई को इस योजना को ब्रिटिश संसद में रखा गया 1947 में, और 15-16 जुलाई को दोनों सदनों में पेश हुआ, पास भी हुआ, और 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति मिल गई, यानी आपका आंसर ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, ठीक है। पहले तो ये समझेंगे कि बाल्कन प्लान क्या है, ठीक है, पहले यही समझिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बाल्कन प्लान जो है वो माउंट बैटन के मस्तिष्क का उपज है, ये बात सच है, ठीक है। कहा जाता है कि माउंट बैटन ने एक योजना बनाई थी 1947 मई 1947 में। इसमें ये कहा था कि सत्ता अलग अलग प्रांतों में हस्तांतरित की जानी थी,
साथ ही साथ कहा था कि बंगाल पंजाब को ये विकल्प दिया गया था कि अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह की सहायता ले सकते हैं, तथा देशी रियासतों को ये भी कहा था कि भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए के अलावा आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इस योजना के तहत में भारत के अनगिनत टुकड़े करने की योजना थी। किसका था मस्तिष्क उपज? माउंटबेटन का। ठीक है, बेटन ने क्या याद रखेंगे, बाल्कन प्लान आया कब था? तो बाल्कन प्लान आया था मई 1947 में। कहा गया कि सत्ता का जब हस्तांतरण होगा तो अलग अलग प्रांतों को की जानी थी सत्ता हस्तांतरण। साथ ही साथ बंगाल और पंजाब को कहा कि आप जनमत संग्रह कीजिए। ठीक है, देशी रियासत को कहा कि या तो आप भारत में मिल जाइए या फिर आप स्वतंत्र होइए। ठीक है, स्वतंत्र रह सकते हैं, या भारत में मिलिए या पाकिस्तान में मिलिए, और कहीं नहीं मिलना है तो स्वतंत्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस योजना के तहत में आपको ये समझ में आएगा कि ये योजना के तहत में ये लग रहा है कि भारत का जो आज भारत दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई शायद नहीं पड़ता और भारत का अनगिनत टुकड़ा में बढ़ जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का जोरदार विरोध किया गया, एकदम पूरी तरह से विरोध किया गया, और जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह से इसका विरोध किया और इस योजना को अंत में त्यागना पड़ा। तो याद रखेंगे कि बाल्कन योजना या बाल्कन प्लान माउंटबेटन की मस्तिष्क का उपज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हो गई क्योंकि उन्हें तब दो राष्ट्र सिद्धांत स्वीकार था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था और कांग्रेस इस मामले में निस्सहाय थी। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से अन्यथा वंचित रह जाता। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस क्यों रेडी हो गया इस बात को लेकर कि विभाजन होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अभी भी बताया आपको कि हमारे गृह मंत्री साहब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे कि जिन्ना आप चाहे या ना चाहे, मैं चाहता हूं कि भारत का विभाजन हो। इसमें सही जवाब आपका होगा कि वो बड़े पैमाने में जो भारत में सांप्रदायिक दंगा शुरू हो चुका था उससे भारत को बचाना चाह रहा था। याद रखिए। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगे को बचाना चाहते थे कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को समझाया था कि वे ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन ये दे रहा है कि स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य को स्थगित करें, मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, नेहरू और जिन्ना को साफ साफ सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, साथ साथ होगा, साफ साफ नहीं होगा, साथ साथ। ठीक है, साथ साथ सरकार बनाने की आमंत्रण करें और सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो इसमें से जो सही आंसर है वो आपका बी है, मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। ठीक है, गांधी जी ये चाह रहे थे। गांधी जी ने क्या किए, 31 मार्च 1947 को माउंटबेटन से मिलने के बाद ये सुझाव दिया कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दिया जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे को रोका जा सके। ठीक है, गांधी जी का ये सुझाव था अगर जिन्ना को सरकार बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सौंप दिया जाए तो शायद भारत में दंगा नहीं होगा और भारत विभाजन से बच जाएगा। ठीक है, बच जाएगा, ये चाह रहे थे। परंतु गांधी की इस सुझाव को कांग्रेस नेताओं ने माना नहीं। ठीक है, तथा वर्किंग कमेटी ने इसे मान्य नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बंटवारे के विरोध में गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तब जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, और अगर मेरा वश चले तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ठीक है, यानी गांधी जी कभी भी नहीं चाह रहे थे इस बात को लेकर कि भारत का बंटवारा हो, कभी भी नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था कि अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर बंटवारा होगा। ठीक है,
और इसी वजह से गांधी जी चाह रहे थे कि मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने के लिए यानी आमंत्रण किया जाए, पूर्णतः सरकार उन्हीं को हैंडल करने दे दिया जाए, ताकि भारत में जो दंगा हो रहा है वो बचे और भारत का विभाजन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत की जो बंटवारा हुआ उसमें से 2 राज्य मुख्यतः पंजाब, ठीक है, और बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, तो बंगाल और पंजाब का जो विभाजन हुआ था, इसी विभाजन का सीमा रेखा खींचना था। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 30 जून 1947 को। ठीक है, गठन किया गया और कहा गया कि आप सीमांकन दीजिए जो बंगाल, पंजाब और बंगाल के लिए, जो पाकिस्तान अलग होगा। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष थे जिसका नाम है सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इन दोनों आयोग के अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे इन आयोगों का कार्य पंजाब बंगाल को मतलब मुस्लिम गैर मुस्लिम आबादी आधार पर 2 भागों में बांटने की बात चल रही थी। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका जो सही आंसर होगा ध्यान रखेंगे, वो आंसर इस प्रकार होगी। ऑप्शन ए में है भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या सुलझाने के लिए स्वतंत्र विधेयक को कार्य के रूप में परिणत करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब? जब आप कैबिनेट मिशन को ठुकरा दिए थे। ठीक है, इसने कहा था कि आप सरकार गठन कीजिए, भारत का मतलब बंटवारा नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी पूरी अवसर को ठुकरा दिया गया था। बाद में भले अलग बात है कि आगे चल के अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इस समय ही इसका ख़त्म कहानी हो चुका था। अगला क्वेश्चन है 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुई। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 15 जून 1947 को कांग्रेस का दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। इस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, याद रखेंगे 23 नवंबर 1946 को मेरठ में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष होते हैं जेबी कृपलानी। और उस समय से लेकर देश आज़ाद होने तक जेबी कृपलानी भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर होगा आचार्य जेबी कृपलानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? समर्थन किसने किया था? ठीक है, इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो समर्थन किए थे कि विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किए थे, उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को लेकर कि 3 जून 1947 को विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14 जून 1947 को दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, यानी गोविंद बल्लभ पंत ने एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, भारत विभाजन वाला प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, और अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। जबकि छोड़िए, उतना डीपली नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? मैंने अभी बताया, जो विभाजन का प्रस्ताव था गोविंद बल्लभ पंत ने जिसे पेश किया, प्रस्तुत किया, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसे समर्थन किया। उसी के बारे में ये भी है कि किसने इस बात का मतलब किसने कहा था कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पारित हुआ था, विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस कमेटी में, तो उसमें किसने कहा था इस बात को लेकर कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? ठीक है,
तो किसने कहा था, याद रखेंगे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहे थे कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो जिसने मतदान किया था उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो 14-15 जून को संपन्न दिल्ली में बैठक हुई थी इस बात को लेकर कि भारत विभाजन के प्रस्ताव को लेकर, जिसमें गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्ताव को पेश किया था और अब्दुल कलाम आज़ाद ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। लेकिन उस प्रस्ताव के विपक्ष में, यानी विभाजन के विपक्ष में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ कभी ये नहीं चाह रहे थे कि भारत विभाजन हो, विभाजन के बाद भी ये पाकिस्तान मिलना नहीं चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन बाद में इसका मिलना तो मजबूरी हो गया था और लास्ट में मिले भी। अगला क्वेश्चन है 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? ठीक है। तो 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, बी में है संविधान सभा, सी में अंतरिम सरकार और डी में है चैम्बर ऑफ प्रिंसेप। ठीक है। तो किसने इसका सत्ता ग्रहण किए थे? तो सत्ता जिसने ग्रहण किए थे उनका नाम है संविधान सभा। ठीक है। इसी ने सत्ता ग्रहण किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 14-15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल की गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो मोहम्मद इकबाल ने एक गीत गाए थे जिसका बोल इस प्रकार है कि हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया था? तो याद रखेंगे गाने वाले जो हैं वो हैं SS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। सुब्बुलक्ष्मी ने ये गाना गाए थे। ठीक है। आगे सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा वाले गाना, ठीक है, और उसने गाए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। ठीक है। तो किसे नियुक्ति किया था भारत के प्रधानमंत्री को, यानी जवाहरलाल नेहरू को किसे नियुक्ति किया था? तो याद रखेंगे जो नियुक्ति किए थे वो गवर्नर जनरल ने नियुक्ति किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो तो प्रथम थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है भारतीय, इस पर जोर देना है। तो कौन थे? सिराज गोपालाचारी। ठीक है। याद रखेंगे सिराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? ठीक है। तो भारतीय पूछ रहा है आपसे, तो सिराज गोपालाचारी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो सरकार बनी उस सरकार में स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि मंत्री के तौर पर भीमराव अंबेडकर को मिला। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने अभी बताया आपको कि 23 नवंबर 1946 को स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता हुई मेरठ में, जिसका अध्यक्ष बने थे JB कृपलानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया कि वो कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ठीक है। तो जो सम्मिलित नहीं हुआ वो है महात्मा गांधी। ठीक है। ये कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि इसका एक रोष था। दूसरी बात, ये कांग्रेस इस्तीफा भी दे चुके थे।
साथ ही साथ कांग्रेस के मेंबर थे भी नहीं ये, और कहा भी था कि कांग्रेस का जो काम था वो काम हो चुका है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। और ये भी इनका एक मानना था कि अगर देश विभाजन नहीं चाहते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना को सारा भार सौंप दीजिए, लेकिन इसकी किसी बात को नहीं माना गया था इस वजह से। और महात्मा गांधी कद लगता है उस समय तक छोटा हो चुका था, इस वजह से ये कहीं भी किसी समारोह में ये शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा थे, यानी कहने का मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय अंग्रेज का महाराजा कौन थे, तो याद रखेंगे वो थे जॉर्ज सस्टम। ठीक है, जॉर्ज सस्टम का मतलब है जॉर्ज छठा। ठीक है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए याद रखिएगा आप लोग। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ब्रिटिश ने यहाँ पर शासन किया, इसे किसने कहा था, ये बात पूछा गया आपसे। तो ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। कहने का मतलब किसने कहा था कि भारत आज जो भारत दिखाई पड़ रहा है, एक दिखाई पड़ रहा है, ये कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, महत्वपूर्ण उपलब्धि। किसने कहा था, के.एम. पन्नीकर ने कहे थे। ठीक है, तो ये था आज का एक MCQ, और ये MCQ यहीं पर समाप्त होता है। तो आप इसे पूरा देखिए, अच्छा से देखिए, और अगर कुछ भी यहाँ पर गलती लग रहा तो कमेंट करेंगे आप, आपकी कमेंट को पढ़ा जाता है और आपको उत्तर भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।